एपिसोड 30 सौदाबाजी। शबनम संस्कृति को बताई जा रही थी कि कैसे वो इस दलदल में फंसती जा रही थी और इस जाल में फंसने के लिए वो खुद ही कदम उठाकर चली जा रही थी। वो बोले जा रही थी और संस्कृति खामोश बस उसे सुने जा रही थी। फूफी के साथ जाने की मन में एक खुशी थी। वो खुशी शायद फरमान से मिलने की भी थी। कितना खुश होगा ना फरमान मुझे यूं देखकर। अब उसे उसी आसिफा से मिलवाऊंगी जिस आसिफा से वह प्यार करता था। आईने के सामने तैयार होते हुए मैं मन ही मन में सोच रही थी। फूफी जान भी अपना सामान समेटने लगी थी। अपना सारा सामान समेटकर वो मेरे पास आई। ये लो आसिफा, आज यह पहन लो, मैंने खास तुम्हारे लिए मंगवाया है, इकबाल को कहकर। मैंने पलटकर फूफी जान की तरफ देखा। उनके हाथ में कुछ कपड़े थे, चमकीली गुलाबी रंग की कुर्ती और एक तंग पजामी। फूफी जान, यह कुर्ती तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन यह पजामी मैंने कभी नहीं डाली। अरे कभी कभी कोई काम पहली बार भी तो किया जाता है, नहीं डाली तो डाल कर देखो, मुझे मालूम है तुम पर खूब फबेगी। उनके कहने पर मैं उनके दिए हुए कपड़े पहनकर तैयार हो गई। हालांकि मुझे उसे पहनकर बहुत अलग अलग सा महसूस हो रहा था, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी मैं। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि जमाने के साथ चलना चाहिए, अगर जमाने के साथ नहीं चलोगी तो जमाना तुम्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। अब मुझे ही देख लो, मैं तो आजकल के जमाने के हिसाब से ही कपड़े पहनती हूँ। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। तभी आपको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि आपके बच्चे इतने बड़े होंगे। मैं तो सोचती थी छोटे छोटे तो बच्चे होंगे आपके, लेकिन आज इकबाल मियाँ को देखा तो हैरान रह गई मैंने फूफी जान से कहा। तभी तो मैं कहती हूँ बन ठन कर रहा कर। 15 दिन पहले जब मैं यहाँ आई थी तो तुझे देखकर हैरान रह गई थी। इतनी छोटी सी उम्र में भला इतनी उदासी चेहरे पर, ये तो आदमी को बूढ़ा बना देती है वक्त से पहले। और अब देख अपने आप में फर्क। फूफी जान की सब बातें मुझे ठीक लग रही थी। मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और उनकी दी हुई कुर्ती पहनकर चलने के लिए तैयार हो गई। कुछ ही देर में हमारे घर के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरकर हमारे कमरे की तरफ आया। फूफी जान ने उसे हमारा सामान कार में रखने के लिए दे दिया। चलो आसिफा, चलने का वक्त हो गया। फूफी जान ने कमरे को बाहर से ताला लगाकर चाबी अपने पर्स में रख ली। मैंने चलने से पहले मुड़कर एक बार अपने घर की तरफ देखा। अब तो घर में वापस फरमान के साथ ही लौटूंगी। मन में अजब सी खुशी और उमंग थी। फरमान मेरे इस बदले हुए रूप को देखकर कितना खुश होगा। सोचते हुए मैं फूफी जान के साथ आकर कार में बैठ गई। कार अपनी रफ्तार से चल पड़ी थी। हम कब पहुंचेंगे फूफी जान आपके घर? वह मुस्कुराकर बोली। बस घंटे भर में पहुंच जाएंगे। इसके बाद रास्ते भर तो उन्होंने मुझसे कोई बात ही नहीं की। दोपहर के 12 बजने को थे। सूरज सिर पर चढ़ चुका था। हमारी कार बड़े शहर की बड़ी बड़ी गलियों में गोल गोल घूम रही थी। मैं खिड़की से बाहर मुंह निकाले इधर उधर बाजार की रौनक देख रही थी। थोड़ी ही देर में हम एक अलग से इलाके में थे। ये इलाका शहर में होते हुए भी बिल्कुल सुनसान था। गली के बाहर ड्राइवर ने कार को रोक दिया। फूफी जान नीचे उतरी और मुझे भी नीचे उतरने का इशारा किया। सामान पहुंचा देना, फूफी जान ने रौबीली आवाज में ड्राइवर से कहा। जी चलो, कहकर फूफी जान आगे आगे चलने लगी और मैं उनके पीछे पीछे इधर उधर देखते हुए चली जा रही थी। जल्द ही हम एक संकरी सी गली में घुस गए। दो दो तीन तीन मंजिल की इमारतें, एक अजीब सी शांति पसरी थी हर ओर। फूफी जान एक इमारत के बगल में ऊपर जाती हुई सीढ़ियों में चढ़ने लगी। सीढ़ियां हैं या अंधेरी गुफा? मैं अपने मुंह में ही बड़बड़ाई। मेरी आवाज शायद फूफी जान के कानों में पड़ गई थी। उन्होंने पलटकर मुझे देखा। मुझे लगा कहीं उनको मेरी बात का बुरा ना लगे। आप यहाँ रहते हैं फूफी जान? मैंने उनसे पूछा। नहीं, बस इतना ही बोली वो। आज उनके चेहरे के हाव भाव कुछ बदले बदले से थे, लेकिन मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मन ही मन में सोचा, शुक्र है फूफी जान का घर यहाँ नहीं। मैं तो यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकती। क्या मालूम यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, मेरे जैसे का तो दम ही घुट जाए। फूफी जान, आपका घर यहाँ नहीं है तो हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने उनसे फिर से पूछा। अब हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गलियारे में थे। अभी पता चल जाएगा आसिफा, कहते हुए उन्होंने गलियारे में लगे एक दरवाजे को खटखटाया। मैं सवाल पर सवाल करती जा रही थी, लेकिन फूफी जान एक सवाल का भी जवाब नहीं दे रही थी। इसी दौरान एक औरत ने दरवाजा खोला। उसके होंठ पान खा खाकर लाल हो चुके थे। आंखों में जैसे नींद भरी हुई थी। वो अपनी आंखें खोलती हुई बाहर आई और बोली, नूरजहां तुम्हें कहा था मैंने शाम को चली आना। तुम तो जानती हो यह वक्त सबके सोने का है। शाम के वक्त मुझे लड़कियों को लेकर आना ठीक नहीं लगा। एकदम से अलग माहौल देखकर डर जाती वो। फूफी जान बोली, अच्छा चलो अब आ गई हो तो आ जाओ। कहते हुए उसने हमें अंदर आने के लिए इशारा किया। अंदर जाकर वो सामने पड़े एक दीवान पर पसर कर बैठ गई। उसने हमें बैठने के लिए इशारा किया। फूफी जान और मैं सामने लगी कुर्सियों पर बैठ गए। माल तो अच्छा लाई हो। उस औरत ने पानदान में से एक पान निकालकर अपने मुंह में रख लिया। तुम्हारी पार की नजर की दाद देनी पड़ेगी नूरजहान, यह तो शोला है शोला। वो मुझे अजीब तरह से ऊपर से नीचे तक देख रही थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सीधा सीधा काम की बात करते हैं मीना बाई, फूफी जान ने उसे देखते हुए कहा। दीवान पर पसरी उस औरत ने दरवाजे पर खड़े एक आदमी को इशारा किया।
उसने कुछ रुपए फूफी जान के सामने टेबल पर रख दिए। पूरे 3 है, गिन लो, मीनाबाई बोली। धंधा करना भूल गई हो क्या मीनाबाई? 2 लाख तो मैं लगा चुकी हूँ इस पर। हाँ तो ठीक है ना, सीधा सीधा 1 लाख का फायदा हो रहा है तुम्हें। 1 लाख? इस लड़की को देखो, फूफी जान ने मेरे मुंह को पकड़कर मीनाबाई की तरफ करते हुए बोली। हीरा है हीरा। मैं तो समझी थी कि हीरे की कदर मीनाबाई जैसा जौहरी बड़े आराम से कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कहीं और ही जाना होगा, कहकर फूफी जान वहां से उठ गई। आखिर वो किस सौदेबाजी की बात कर रहे थे? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन इतना जानती थी कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ थी, जिसके लिए मेरा दिल मुझे सचेत कर रहा था। फूफी जान के साथ साथ मैं भी वहां से खड़ी हो गई। अरे तुम तो बुरा मान गई नूरजहान, चलो पूरे 4 ले लो। मीनाबाई का इशारा पाते ही दरवाजे पर खड़े पहलवान टाइप आदमी ने टेबल पर और 1 लाख रुपए रख दिया। फूफी जान, फरमान कहाँ है? हम फरमान के पास कब चलेंगे? मैंने उनकी बातचीत में फूफी जान को टोकते हुए कहा। फूफी जान ने मुझसे कोई बात नहीं की, ना ही मेरे कोई सवाल का जवाब दिया। वो तो जैसे मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। मीनाबाई, मैं पूरे 5 लाख लूंगी, अगर मंजूर हो तो ठीक, वरना चलती हूँ, फूफी जान अपनी रौबीली आवाज में बोली। फूफी जान की बात सुनकर मीनाबाई अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसके कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मेरे पास आकर वह रुक गई। नाम क्या है तुम्हारा? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, फूफी जान बोली, आसिफा। आसिफा माने रोशनी। रोशनी नहीं, तुम तो आग लगा देने वाला शोला हो, शोला। मीनाबाई ने मेरे गालों को अपने मजबूत हाथ से जोर से पकड़कर इधर उधर घुमाया। आज से तुम आसिफा नहीं, शबनम हो, शबनम। फिर मीनाबाई पीछे खड़े आदमी की तरफ मुड़ी। पूरे 5 दे दो नूरजहान को। ये हीरा अब हमारा हुआ नूरजहान। मीनाबाई की बात सुनते ही नूरजहान माने फूफी जान के मुंह पर गजब की मुस्कुराहट आ गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मीनाबाई ने एक ताली बजाई। उनके ताली बजाते ही 2 लड़कियां अंदर से निकलकर उस कमरे की तरफ आ गई। ले जाओ इसे। अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया था। मीनाबाई का इशारा पाते ही उन्होंने दोनों तरफ से मुझे पकड़ लिया और अंदर कमरे की तरफ ले जाने लगी। फूफी जान, फूफी जान। मेरी नजर फूफी जान के ऊपर थी। मैं लगातार उन्हें देख रही थी। फूफी जान, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या आप मेरी सौदेबाजी करने मुझे यहाँ लेकर आई थी? फरमान कहाँ है? आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। फरमान को जब आपकी इस असलियत के बारे में पता चलेगा तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। उन लड़कियों को मुझे काबू करना मुश्किल हो रहा था। मीनाबाई का इशारा पाते ही पहलवान टाइप खड़े उस आदमी ने मुझे जोर से पकड़ा और अंदर की ओर ले जाने लगा। देखो, पैसों की बात है ना, या लो तुम मेरा ये 9 लाख हार ले लो। मैंने अपने गले में पहना हुआ फूफी जान का दिया हुआ हार उस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वहां मौजूद सभी के चेहरे पर एक हंसी कौंध गई। मैं समझ चुकी थी कि फूफी जान का दिया हुआ ये हार उन्हीं के किरदार की तरह नकली था। वो पहलवान टाइप आदमी मुझे घसीटता हुआ अंदर की तरफ ले गया। मैं मुड़ मुड़ कर फूफी जान की तरफ देख रही थी। अल्लाह आपका यह गुनाह कभी माफ नहीं करेगा। फूफी जान, आपने एक औरत को उसके शौहर से दूर करने का गुनाह किया है। इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। आपको जहन्नुम में भी जगह नहीं नसीब होगी। मैं बस बद्दुआएं देती रही, जोर जोर से चिल्लाती रही। उस आदमी ने मुझे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। कमरा क्या था, एक अंधेरी कोठरी थी जहाँ जानवर भी रहना पसंद न करे। रोशनी का तो नामो निशान भी नहीं था। जगह इतनी कि 2 लोग आराम से उसमें सो सके। चिल्ला चिल्ला कर मेरे होंठ सूख चुके थे। कोई तो रहम करो मुझ पर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अपने शौहर के पास जाना है। फरमान, फरमान। मैं जानती थी कि फरमान तक मेरी आवाज भी नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं उसको पुकार रही थी। मैं उस दिन को कोस रही थी जिस दिन मैं फूफी जान से मिली थी। आखिर मैंने क्यों नहीं फरमान को फोन करके फूफी जान के बारे में पूछा? क्या यह फरमान की फूफी है भी या नहीं? इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? शायद असली में फूफी ही हो, लेकिन इतना बड़ा दगा। जब फरमान लौटेगा और मकान मालकिन उसे बताएगी कि तुम्हारी फूफी जान के साथ तुम्हारी बेगम चली गई है, तो जरूर वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। इस फूफी जान के चेहरे पे चढ़ा हुआ अपनेपन का नकाब मैं उतार कर रहूंगी। फूफी जान और उस मीनाबाई की बातों की आवाज अभी भी मैं सुन पा रही थी, लेकिन मेरे इतना चीखने, चिल्लाने, रोने की आवाज किसी के कानों पर दस्तक नहीं दे रही थी। क्या यहाँ पर इंसान नहीं बसते? कोई तो खुदा का बंदा मेरी मदद करो। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही और फिर खामोश हो गई। मैं समझ गई थी कि इन पत्थर की दीवारों में रह रहे लोग भी पत्थर दिल ही थे। शायद उनमें इंसानियत थी ही नहीं जो इंसान के दर्द को समझ सकते थे। जब कोई अपना हमें दर्द देता है तो वह दर्द नासूर बनकर हमें हर दिन हर पल तड़पाता रहता है। मैं भी उसी तड़प को झेल रही थी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। एक तेज रोशनी अंदर की तरफ आ रही थी। दरवाजे पर फूफी जान खड़ी थी। कलंक एपिसोड 31, दलदल की तरफ बढ़ते कदम। फूफी जान। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने अपने पीछे खड़ी लड़की को इशारा किया। पकड़ा दो इसे।
लड़की सुबह से भूखी है। उसकी बात सुनकर पीछे खड़ी लड़की जिसके हाथ में खाने की प्लेट थी वो मेरी तरफ आ गई। लो खाना खा लो। थाली रखते हुए उसने बोला, मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना, ले जाओ इसे यहाँ से। मैंने गुस्से में थाली को अपने हाथ से दूर सरका दिया। खाने से कैसा है आसिफा? फूफी जान ने मुझे देखते हुए कहा, अगर खाना नहीं खाओगी तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। अभी अभी तो तुम्हारा शरीर संभला है ना? अपने मन में दूसरों पर भरा जो गुस्सा है क्यों अपने आप पर निकाल रही हो? बंद करो मेरी फिक्र का नाटक करना, बहुत हो गया। तुम्हारे चेहरे से अब अच्छाई का नकाब उतर चुका है। मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुकी हूँ। अपने पन का नकाब ओढ़कर तुमने मेरे और मेरे शौहर के साथ धोखा किया है। फूफी जान को देखते ही मेरे मन का सारा गुस्सा उस पर फूट पड़ा। देखो, जितना जल्दी जिंदगी को कबूल कर लोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वो फिर से बोली। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसुओं की एक धारा फिर से बह चली। इस बार मैंने कुछ नरमी से बात की। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मुझे कहती, मैं फरमान से कहकर तुम्हें दिलवा देती। कुछ पैसों के लिए मेरी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर देना चाहती हो? मैंने तो तुम्हें दिल से अपनी अम्मी की तरह ही माना था, अम्मी की तरह ही प्यार दिया, इज्जत दी, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। रहम करो फूफी जान, रिश्तों को शर्मसार मत करो। मुझे मेरे शौहर से दूर करने का ये गुनाह ना करो। मैं रोते रोते बोलती जा रही थी। फूफी जान अचानक से हंसने लगी थी और उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। उनकी हंसी मेरे दिल में किसी शूल की तरह चुभ रही थी। मैं रोना बंद करके हैरानी से उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। कौन से रिश्ते की बात कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें तुम्हारे शौहर से अलग किया है। सच्चाई जानना चाहती हो? है इतनी हिम्मत कि तुम सच सुन सको? अब फूफी जान की आवाज में कुछ गुस्सा था। हाँ, मैं धंधा करती हूँ मैं धंधे वाली। लड़कियों को खरीदती हूँ, सौदेबाजी करती हूँ, लेकिन जो भी करती हूँ धोखेबाजी कभी नहीं की। मैंने तुम्हें 2 लाख में खरीदा है। जानती हो तुम्हें बेचने वाला कौन इंसान है? फरमान, तुम्हारा शौहर। फूफी जान की बात सुनकर मैं सन्न रह गई। आंखों से बहते आंसू अचानक रुक गए। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। फरमान? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही हैं। झूठ बोल रही हूँ? अपने शौहर की सच्चाई जानना चाहती हो? चेहरों के नकाब की बात करती हो ना, तो क्यों नहीं पहचान गई अपने शौहर के चेहरे पर चढ़े हुए नकाब को? और वह तो तुम्हारा शौहर है ही नहीं। तुम उसके लिए एक इस्तेमाल की जाने वाली चीज से ज्यादा कुछ भी नहीं। यूज एंड थ्रो, जिसको इस्तेमाल किया और फेंक दिया, उसको शौहर मानती हो ना? लेकिन मुझे यह बताओ कि उसने तुमसे निकाह किया ही कब था? कोई गवाह है तुम्हारे पास जो तुम्हारे निकाह की गवाही दे सके? मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैं बिल्कुल चुप पत्थर की तरह फूफी जान को देख रही थी। तुम जानती ही क्या हो अपने शौहर फरमान के बारे में? एक नंबर का अय्याश और चोर है। चोरी के लिए ही तुम्हारे सौतेले बाप के घर दाखिल हुआ था। लेकिन वो तो उसके मामू जान का घर। अभी मैं बात भी पूरी नहीं कर पाई कि फूफी जान जोर जोर से हंसने लगी। काम निकालने के लिए उस एक नंबरी को रिश्तेदारी बनाना खूब आता है। मामू जान, चाचू जान, आज तक उसने अपने सगे बाप भाई को भी नहीं बख्शा। बाप भाई? लेकिन वह तो अनाथ है ना? मेरी बात सुनकर फूफी जान की हंसी कुछ और बढ़ गई। हाय मेरी भोली बच्ची, तुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। अनाथ नहीं, भरा पूरा परिवार है उसका, लेकिन वो सबको लूट कर खा गया। कहीं पैसों के लिए शादी बनाई तो कहीं क्या उसकी पहले भी शादी? मैं बीच में ही बोल पड़ी। हाँ, शादी क्या, उसके तो 4 बच्चे हैं। आज से ठीक 9 महीने पहले तुम्हारी फोटो लेकर आया था मेरे पास, तुम्हें बेचना चाहता था। मैंने जब पूछा कि यह हीरा कहाँ से हाथ लग गया तो बोला एक घर में सफाई करने गया था, माल के साथ साथ छोकरी भी हाथ लगी है। कुछ दिन मजे करूंगा, उसके बाद लड़की तुम्हारी। अच्छा, तो आम चूस कर हमें देना चाहते हो? मैंने उससे कहा तो बोला कमसीन है, बहुत रस है, सालों तक कमा कर देगी। लेकिन इससे पहले कि सौदेबाजी पूरी होती तुम पेट से हो यह खबर मिली। मैंने बोला अभी बच्चे का दवा दारू करा, बच्चा होने के बाद देखेंगे। लेकिन वहाँ उसने अपने बच्चे को ही मारने की दवा तुम्हें खिला दी, क्योंकि वो जानता है बच्चे वाली औरत के दाम अक्सर कम मिलते हैं। मुझे जब यह बात मालूम चली मैंने उसी वक्त सौदेबाजी के लिए हाँ कर दी और 2 लाख सीधा उसके मुंह पर मारा, क्योंकि मैं जानती थी अगर उसने तुम्हें किसी और के यहाँ बेच दिया तो वो लोग तुम्हारी हालत पर रहम नहीं करेंगे, तुम्हें उसी हालत में हर रोज नोचना शुरू कर देंगे। हमारे धंधे में बेशर्मी जरूर है, लेकिन इंसानियत भी है। हैवानियत की हद पार नहीं करते हम। इस समाज में रह रहे फरमान जैसे दरिंदों की तरह जो अपने ही बच्चे को दुनिया में आने से पहले कोख में ही कत्ल कर देते हैं। फूफी जान की बातें सुनकर बहुत कुछ मेरी आंखों के सामने चलने लगा। मुझे सब कुछ याद आ रहा था। कैसे उस दिन फरमान को अचानक मुझ पर इतना प्यार आ गया और उसने मेरी परवाह जतलाते हुए मुझे वह पुड़िया खाने को दी। आखिर क्यों मैंने उस पर विश्वास किया? क्यों मैं उसके चेहरे का नकाब ओढ़े उसके अंदर छुपे हुए हैवान को देख ही नहीं पाई? मैंने तो दिल से चाहा था, चोरी तक में उसका साथ दिया और उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया।
आंखों से छलकते आंसू गालों पर लुढ़क रहे थे। अचानक फूफी जान का प्यार भरा हाथ मेरे सर पर फिरा। मैंने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। मैंने बातों बातों में तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। लो ये रख लो। फूफी जान ने मेरे हाथ में मेरी माँ का वजूखा रख दिया। ये लो तुम्हारी माँ की निशानी, कहकर वो मुस्कुराई। अब तो जो हो गया सो हो गया, अब जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो। ये दुनिया तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेगी, ये समाज तुम्हें नहीं जीने देगा। बेहतरी इसी में है कि तुम इस दुनिया को खुशी खुशी अपना लो। बाहर जाने की कोशिश करोगी तो कोई ना कोई शैतान तुम्हें फिर मिल जाएगा नोचने के लिए। यहाँ भी वही भेड़िया आएंगे, लेकिन मुफ्तखोर नहीं। अपना जिस्म बेचने के तुम्हें पैसे मिलेंगे। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी, अगर मैं तुम्हें नहीं खरीदती तो शायद कोई और खरीद लेता। तुम्हारी किस्मत में इस बाजार की रौनक बनना लिखा था। खुश रहकर करो या दुखी मन से, काम तो तुम्हें करना ही होगा। बस उस दिन से मेरी जिंदगी रंगीन गलियों में गुम होकर रह गई। मेरे मन में नूरजहां, आज भी मैं जिनको फूफी जान ही कहती हूँ, उनके लिए कोई भी नफरत नहीं थी। पराया होते हुए भी उन्होंने एक माँ की तरह ही मेरी सेवा की। चाहती तो बस खरीद कर किसी चीज की तरह फेंक सकती थी वो बाजार में, लेकिन बाजार में उतारने से पहले उन्होंने मेरी कितनी हिफाजत की। मेरे शरीर की, मेरे मन की, उनकी कई बातें आज भी मेरे दिलो दिमाग पर कहीं ना कहीं छपी हुई है। कोई रिश्ता भी तो नहीं है उनसे, फिर भी आज भी अपना हर सुख दुख मैं उनके साथ साझा करती हूँ। बस इतनी सी कहानी है मेरी, ऐसी फंसी इस दलदल में कि चाहकर भी पाँव बाहर नहीं निकाल सकी। कहते कहते शबनम चुप हो गई। संस्कृति की नजरें शबनम के चेहरे पर टिकी थी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। जैसे दुखों के सूरज की तपश सह सह कर कोई नदी सूख जाती है ना, और उसमें बच जाती है बस रेत ही रेत, वैसे ही शबनम की आंखों में अब आंसुओं की नमी नहीं थी, उसमें बस एक गहरी उदासी पसरी थी। शबनम की कहानी सुनकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं निशब्द थी, चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। संस्कृति ने टेबल पर पड़े गिलास में से 2 घूंट पानी पिया और सूरज की तरफ देखा। जानते हो मिस्टर सूरज, ये कहानी सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई, इतना भी दर्द कोई कैसे सह सकता है। मुझे अपना दर्द शबनम के दर्द के सामने छोटा लगने लगा था। कितने नाजों में पली बड़ी थी मैं, घर में सबकी लाडली थी। पापा मम्मी बड़ी बहन और भाई वो मुझ पर जान छिड़कते थे, लेकिन शबनम, उसने देखा ही क्या अपनी जिंदगी में। बचपन में ही माँ बाप का अलगाव, और फिर इतनी छोटी उम्र में माँ का साया सिर से उठ गया। अपनी ही बहन की माँ बन गई थी वह एक छोटी सी बच्ची। सेक्सुअल हैरेसमेंट अपने ही पिता से, भले ही सौतेला था पर बाप तो था ना। कितना शर्मसार कर दिया उसने बाप बेटी के रिश्ते को। कम से कम रिश्ते की मर्यादा ही रख लेता। समाज में बदनाम है हम जैसी सेक्स वर्कर, जो इन जैसे हैवानों के जिस्म की प्यास बुझाती है। यही सोचकर कि शायद हमारी इस काम से छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी बंद हो जाए। हाँ, हम इसके लिए पैसे लेते हैं, हमें भी अपना पेट पालना है। समाज के ठेकेदार चिल्लाते हैं, हमें भला बुरा कहते हैं, और वही ठेकेदार रात को अपने जिस्म की भूख मिटाने चले आते हैं हमारे कोठे पर। क्यों तुम्हारा समाज कभी भी उन पर उंगली नहीं उठाता? क्या ये जिस्म का धंधा हम अकेले चलाते हैं? सूरज चुपचाप बैठा संस्कृति की बातें सुन रहा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद सूरज ने पूछा, आप क्या रात भर उस थाने में बंद रही? एक तरह से तुम कह सकते हो। मैं सारी रात लॉकअप में थी, बिना कोई गुनाह किए। इसके पीछे कौन जिम्मेवार है, इस बारे में मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती। चलो तुम पर ही छोड़ती हूँ, तुम ही सोचकर बताना। संस्कृति सूरज को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो ना जाने कितने दिनों उस लॉकअप में ही बंद रहती अगर शबनम मुझे ना मिलती। पुलिस हमारे रखवाले होते हैं, मगर वर्दी वालों की वर्दी के अंदर छुपे एक घिनौने रूप से भी मेरी मुलाकात उस रात हो चुकी थी। शबनम की कहानी सुनने के बाद लॉकअप में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। मैं और शबनम दोनों ही चुपचाप बैठे अपने अतीत को टटोल रहे थे। तभी अचानक एक हवलदार ने लॉकअप पर लगी सलाखों पर अपना डंडा मारते हुए कहा, तुम में से शबनम कौन है? शबनम ने मेरी तरफ देखा। लो, घर चलने का इंतजाम हो गया। कौन है शबनम? उसने दरवाजा खोलते हुए फिर अपनी रौबीली आवाज में कहा, क्या घर जाने की इच्छा नहीं है? लगता है लॉकअप में कुछ ज्यादा ही दिल लग गया है। शबनम ने उठते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो संस्कृति, मेरे साथ चलो। बाप का राज है क्या? मेरे साथ चलो। शबनम बोला ना, जिसका नाम शबनम है वो बाहर आ जाओ बस। वो फिर से बोला, जाएंगे तो हम दोनों ही, तो रोक सकता है तो रोक कर दिखा। ये बोल शबनम ने उसे 2-4 गालियां दे दी। इतनी धाकड़ लड़की जिंदगी में मैं पहली बार देख रही थी, जो कानून के रखवाले को भी टंका सा जवाब दे रही थी। मेरा सारा ध्यान शबनम पर टिका हुआ था, लेकिन मैं कैसे? अरे यह सब करारे कागज के टुकड़ों के आगे अपनी दुम हिलाते फिरते हैं। अच्छा चल, तू बैठ 5 मिनट, मैं आती हूँ तुझे लेने, कहकर वो हवलदार के साथ चली गई। जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। लॉकअप का दरवाजा 10 मिनट बाद मेरे लिए भी खुल गया था। मैं बाहर निकली तो इंस्पेक्टर के कैबिन में मुझे ले जाया गया। वहाँ शबनम के साथ एक औरत इंस्पेक्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। मेरे कैबिन में एंटर करते ही शबनम ने मेरी तरफ इशारा किया, मीनाबाई, संस्कृति, संस्कृति, मीनाबाई। मैंने उन्हें देख अपने हाथ जोड़े। औरत पीछे मुड़ी। अच्छा तो ये है, अरे शब्बो, यह तो कोहिनूर है, कोहिनूर।
कुछ नहीं तो हवा में एक केस मेरी तरफ उछाल दिया। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, अब हम चलते हैं। आगे से मेरी लड़कियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना आप जानते ही हैं, ये कमीशन की बात मेरी बच्चियों से कोई नहीं करेगा। जो बात करनी है सीधा मेरे से। हमारे भी अपने कुछ उसूल है। आप यहाँ के नहीं है, इसलिए इस बार माफ करती हूँ, कहकर सामने बैठी औरत ने पानदान खोलकर एक पान अपने मुंह में रख लिया। चलो मेरी बच्चियों। उसने मेरे और शबनम के सिर पर हाथ रखकर बाहर की ओर कदम बढ़ाया और शबनम भी उसके पीछे पीछे चल दी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे कदम क्यों उनके साथ साथ चल दिए, लेकिन इतना जानती थी कि मैं शायद इन वर्दी वालों से ज्यादा उन वेश्याओं के साथ सुरक्षित थी।